नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, इतिहास कई बार पलट पलट कर हमसे पूछता रहता है कि क्या उन घटनाओं की फिर से व्याख्या की जा सकती है। कभी जिन घटनाओं को हमने बड़ी उत्तेजना में, बड़ी उदासी में, बहुत संघर्ष के बीच देखा, बरसों बाद जब हम उनको उलटते पुलटते हैं तो उनसे कौन सा सच सामने आता है। इस सवाल पे पिछले दिनों एक फिल्म और एक ओटीटी सीरीज देखते हुए मुझे विचार करना पड़ा। एक फिल्म 1991 के उस आर्थिक संकट पे थी जब भारत को अपना सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा। ये एक बहुत ही कड़ा फैसला था जो चंद्रशेखर सरकार के लिए बिल्कुल निगलना आसान काम नहीं था। तब भी उनकी बड़ी तीखी आलोचना हुई थी। अब इसके करीब 3 दशक बाद इस पे, बल्कि उससे भी ज्यादा 35 बरस बाद इस पे एक फिल्म आई है, गवर्नर। हालांकि फिल्म जो है एक तरह से उस समय के आरबीआई गवर्नर रहे एस वेंकट रमणन की कह सकते हैं कि उस दौर की गतिविधियों का आईना है। किस तरह उन्होंने इस संकट से देश को उबारने की कोशिश की, किस तरह वो लगे रहे। दूसरी घटना जिस पे एक वेब सीरीज बनी वो है कारगिल। कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ पे 6 एपिसोड की वेब सीरीज है। इसको देखते हुए भी कई तरह के सवाल उठते हैं। दोनों सवालों में कई बातें, वेब सीरीज और फिल्म में कई सवाल ऐसे साझा हैं जिसके चलते मुझे लगा कि मैं इन दोनों पे आज थोड़ी सी बात करूं। पहले गवर्नर की बात। फिल्म जो है एक बार देखे जा सकने लायक है। मनोज वाजपेयी का अभिनय वाकई कमाल का है। सच ये कि पिछले दिनों मनोज वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में इशारा किया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के शाहरुख खान तो वही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बादशाह तो वही हैं। और ये जितनी तरह का उनका काम ओटीटी पे आया है वो शायद फिल्मों में उस तरह से नहीं आया है। गवर्नर फिल्म है पूरी, लेकिन रिलीज वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही हुई है। तो गवर्नर जो है, कहने को तो वेंकट रमणन के उस समय के द्वंद्व का, उस समय की उलझन का हिस्सा है। और उसमें भारत के संकट को भी दिखाया गया है। किस तरह भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा नहीं बची थी कि वो दवाएं मंगा सके, तेल मंगा सके। एक अराजकता में देश जा रहा था और ऐसा लगता था कि नेताओं को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो बेहिसाब खर्च कर रहे हैं, आम लोगों को इसका कोई सुराग नहीं है, वो भी मस्ती में अपने जीवन काटने में लगे हैं। लेकिन इस संकट को आरबीआई देख रही थी। आरबीआई ने इसको हल करने की बड़ी कोशिशें की। 2-3 बातें इससे निकल के आती हैं जो लगता है कि मैं अर्थव्यवस्था के बारे में ठीक से बात नहीं कर सकता, लेकिन ये समझ में आया कि बैंक चलाने के लिए, बैंक की इकोनॉमी चलाने के लिए आरबीआई गवर्नर वही इंतजाम कर रहे थे जो घर चलाने के लिए कोई माँ करती है, कोई गृहस्थन करती है, या अपनी बच्ची को शिक्षा दिलाने के लिए कोई पिता करता है। 2 उदाहरण इसके फिल्म में हैं। एक तो गवर्नर साहब के घर से ही, कि जहां पत्नी ने थोड़ा सोना एक जगह, थोड़ा सोना दूसरी जगह, और क्राइसिस में सोना रखा है कि वाकई कोई क्राइसिस आ गई तो वो उसको बेच के काम चला लेंगी। दूसरा, उसी आरबीआई दफ्तर में एक चपरासी है जिसकी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है। पैसे का संकट आता है, किसी से 40 रुपए, किसी से 20 रुपए, किसी से 100 रुपए, और एक से लेकर दूसरे को चुकाते हुए सब समझते हैं कि ये जुआ खेलता है या नशा करता है। लेकिन वो चुप रहता है। उसको अपनी बेटी के लिए साधन चाहिए, तो एक से लोन लेके दूसरे को कुछ चुकाते हुए, फिर उससे लोन लेके तीसरे को कुछ चुकाते हुए वो खर्च चलाता है। ये सारे उपाय एस वेंकट रमणन उस फिल्म में आजमाते हैं और अंततः सोना गिरवी रखने का एक बेहद कठोर फैसला उनको किन स्थितियों में लेना पड़ता है, इस पे पूरी फिल्म है। अच्छी बात यह है कि फिल्म आपको बोर नहीं करती है।
दूसरी अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स इसमें नहीं है। हालाँकि इसी के चलते जो बुरी बात होती है, वो ये है कि उस आर्थिक संकट की वास्तविक वजह और तस्वीर ठीक से नहीं उभरती। लगता है कि उसका एक सरलीकरण कर दिया गया है, शायद उसके समाधान का भी। लेकिन एक निजी संकल्प की तरह, एक आदमी की निजी शपथ की तरह, जिस तरह आरबीआई के भीतर कुछ लोग बचाने में लगे हैं संकट से देश को, कैसे वो एक-एक उपाय के बारे में सोच रहे हैं, ये देखना रोमांचक नहीं तो दिलचस्प ज़रूर है। अंततः चूँकि फैसला हम सब जानते हैं, 2-3 बातें फ़िल्म का जो व्यक्तिगत पक्ष है, जो पारिवारिक पक्ष है, वो मार्मिक उठता है कभी-कभी। और एक हिस्सा, हालाँकि उसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता था जो जोड़ देता हूँ। एक डिप्टी गवर्नर है, जिसको इस गवर्नर से थोड़ी मतलब उसके चुनाव पे थोड़ा हैरानी है और लगता है इस संकट से निपटेगा कैसे? लेकिन वो देख के हैरान होता है कि गवर्नर संकट से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस बीच सरकार गिर जाती है और वो इस्तीफा देने की सोचता है। आरबीआई गवर्नर ने तय कर लिया है कि इस्तीफा देगा। चंद्रशेखर की सरकार थी, राजीव गांधी ने समर्थन वापस ले लिया था। अब वो कहते हैं कि सोना गिरवी रखने का जो फैसला है उसको टालना होगा। ये आदमी बिल्कुल तैयार नहीं, वो इस्तीफा देना चाहता है। वहां डिप्टी गवर्नर जो कभी उसकी आलोचना करता था, उसके बेटे को क्रिकेट खेलते हुए सिर पे चोट लगी है, वो अस्पताल में है, गवर्नर उसको देखने पहुंचते हैं। डिप्टी गवर्नर से किनारे से कहते हैं कि भाई ये जगह इस बात की नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहीं कर लूं, मैं अब इस्तीफा देने की सोच रहा हूं। यहां डिप्टी गवर्नर एक बात दूसरी जोड़ता है, वो मना करता है इस्तीफा तो आप नहीं देंगे। फिर वो अपने घायल बेटे का संदर्भ लेते हुए कहता है कि फादर्स नेवर क्विट, पिता कभी छोड़ नहीं सकते। मुझे वाक्य बड़ा मार्मिक लगा कि पिता हर हाल में लगे रहते हैं बच्चे के लिए। मैं इसमें सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं कि आज की हकीकत या शायद पहले की भी कि मदर्स नेवर क्विट, पिता छोड़ भी दे किसी मोड़ पे, माएँ नहीं छोड़ती हैं। माएँ लगी रहती हैं कि बच्चे का कुछ न कुछ ज़रूर रास्ता निकाल लेंगी, बच्चे को किसी तरह बचा लेंगी। फ़िल्म में जो मुझे थोड़ी-सी अजीब-सी बात लगी, एक बहुत स्पष्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे फ़िल्म है, लेकिन उसमें आरबीआई का नाम बदलने की क्या ज़रूरत थी? कुछ और किरदारों का नाम थोड़ा बदलने की क्या ज़रूरत थी? आप उसमें वाजपेयी को दिखा रहे हैं, आप उसमें चंद्रशेखर को दिखा रहे हैं, आप प्रधानमंत्रियों को दिखा रहे हैं उनके दूसरे रूप में, अभिनीत रूप में, तो आपको नाम बदलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप बदलते हैं। शायद इसलिए कि किसी कानूनी पचड़े से फ़िल्म को बचाना ज़रूरी लगा होगा। मुझे लग रहा था कि प्रोपेगेंडा फ़िल्म न बने, लेकिन वैसी नहीं है। हालाँकि इस बात की वकालत करती है कि अंततः आपको बाज़ार खोलना होगा। एक बात जो मुझे लगी इस फ़िल्म को देखते हुए कि यशवंत सिन्हा बार-बार इस फ़िल्म में दिखाया जाता है कि गवर्नर साहब जो हैं, वो तो बाज़ार खोलने को उत्सुक हैं आईएमएफ के इशारे पे, लेकिन वित्त मंत्री इसके लिए तैयार नहीं है। हकीकत अगर कुछ है तो यशवंत सिन्हा जो उन दिनों वित्त मंत्री थे, उनका बयान हमारे सामने है। उनका ये मलाल बार-बार हमारे सामने है कि अगर कुछ दिन और सरकार चलती तो जिन आर्थिक सुधारों का श्रेय मनमोहन सिंह को दिया जाता है, वो शायद उनके खाते में आते, यानी वो खोलने का मन बना चुके थे। खैर, मैंने इस बात की, इस फ़िल्म की चर्चा इसलिए की कि देश को, किसी भी व्यवस्था को कुछ लोग अपनी निष्ठा से चलाते हैं और कुछ लोग जो हैं उस व्यवस्था में एक तरह से लापरवाही करते दिखाई पड़ते हैं। खास तौर पे हमारे नेता, हमारा राजनीतिक नेतृत्व इस मायने में कमज़ोर पड़ता है। राजनीतिक नेतृत्व का ये कमज़ोर होना मुझे 1999 की कारगिल क्राइसिस में ज़्यादा दिखा। इसलिए भी कुछ इतिहास को शायद मैंने कुछ और करीब से मीडिया में रहते हुए देखा और मुझे लगा कि
ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जैसे आपको याद होगा कि जब पहली बार कबायलियों के वेश में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ की खबर मिली, तो भारत सरकार ने कहा कि 48 घंटे में उनको निकाल बाहर करेंगे। हमने पाया कि 48 दिन निकल गए उनको बाहर करने में। ये वेब सीरीज हालांकि वायुसेना पे बनी है, उसके ऑपरेशन पे, सफेद सागर जिसका नाम था, उस ऑपरेशन पे बनी है, लेकिन बड़े करीने से ये फिल्म उन दिनों सेना की प्रतिबद्धता, वायु सैनिकों के कमिटमेंट के बारे में बताती है। कई उनके परिवारों के दृश्य, उनकी ट्रेनिंग के दृश्य, उनकी कॉमरेडरी के दृश्य, एक दूसरे को साथ लेने के दृश्य बहुत अच्छे बन पड़े हैं। आपका अपनी सेना, अपने नौसैनिकों के प्रति, अपने वायु सैनिकों के प्रति आपका सम्मान जागता है। कई दृश्य हैं परिवारों के भीतर हंसने खेलते हुए दृश्य। ट्रेनिंग के दौरान जब एक 6 मोटरसाइकिल को एक साथ एक पैटर्न में चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है या आदेश दिया जाता है, उस समय का दृश्य, हवा में एक पैटर्न बनाने की बात होती है, और अंततः कैप्टन अजय आहूजा, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का जो टॉर्चर के साथ उसकी मौत है, वो बहुत मार्मिक दृश्य है। उनके सवाल जवाब कहीं फिल्मी अंदाज में नहीं, बड़े करीने से, सधे हुए ढंग से इसमें आए हैं। लेकिन इसमें भारत के राजनीतिक नेतृत्व की सीमाएं भी दिखाई पड़ने लगती हैं। यह दिखता है कि पहले तो भारतीय जासूसों को कुछ पता ही नहीं चला। पता चला तो डरी हुई भारत सरकार ने अपने सैनिकों के हाथ पांव बांध दिए। वायुसेना को कहा कि आप एलओसी क्रॉस नहीं कर सकते, एलओसी क्रॉस करके हमला तक नहीं कर सकते, एलओसी क्रॉस करके अपने एक साथी को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर सकते। जैसे डरी हुई सरकार कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या होगी, इससे डरी हुई सरकार। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, बिना किसी प्रतिक्रिया की परवाह किए कबायलियों के वेश में, मुजाहिदीन के वेश में अपनी सेना हिंदुस्तान में भीतर तक उतार चुका है और कश्मीर के कई पोस्ट पे, करगिल और द्रास के हिस्से में कब्जा कर चुका है, कई दिन से बैठा हुआ है। वो वहां से तमाम जगहों पे निशाना लगा रहा है। तो ये फिल्म भारत की उस दौर की कूटनीतिक विफलता की कहानी भी कहती है, इस मायने में कि अंततः ये हमारी सेना के शौर्य से, हमारी वायुसेना के संकल्प से संभव हुआ कि भारत ने वो जीत हासिल की। ठीक है, राजनीतिक नेतृत्व भी सामने आया, लेकिन उसको जहां से शुरुआत करनी चाहिए थी, भाई एलओसी पार करके, जब दूसरी सेना एलओसी पार कर चुकी है, आप बता सकते हैं दुनिया को। आपको क्यों भरोसा नहीं होता कि दुनिया आप पे यकीन करेगी? आपको क्यों लगता है कि आप उसमें गलत माने जाएंगे, जबकि दुश्मन आपके इलाके में पहले घुस आया है? आप बोलते हैं कि आपने सेना के हाथ पांव बांध दिए हैं, अमेरिका आपके जीपीएस सिस्टम को नियंत्रित कर रहा है, गड़बड़ा दे रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ट्रिब्यूट है करगिल, हमारे सैनिकों को, हमारे वायु सैनिकों को, उस ऑपरेशन को जो राजनीतिक नेतृत्व की अधूरी इच्छा शक्ति के बीच अंजाम दिया गया, और जिसको मतलब भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत से जिस लड़ाई को सींचा। तो हालांकि फिर मैं कहता हूं, मैं कहीं से युद्धवादी नहीं हूं, मैं युद्ध मुझे रास नहीं आते हैं। सेनाएं सुरक्षा के लिए होती हैं, शांति काल में होती हैं, उनका सम्मान हम सबको करना चाहिए। लेकिन राजनेताओं के जो युद्ध पिपासु अंदाज होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मुशर्रफ के हों, क्योंकि मुशर्रफ उस समय सेनाध्यक्ष की तरह नहीं, एक महत्वाकांक्षी राजनेता की तरह पेश आ रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान के नेताओं के हों। तो जो राष्ट्रवादी किस्म का स्वप्रचार होता है, जिसको मैं दुष्प्रचार तक कहता हूं, उससे बचते हुए
देखना चाहिए कि हमारी सरहदें कितनी सुरक्षित हैं। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि फिल्म में आपके पास मिराज जैसा विमान है जो बहुत दूर जाके हमला कर सकता है, लेकिन उसके लिए सेंसर में फिट हो सकने लायक बम नहीं है। उस बम को जुगाड़ से बनाने की कोशिश हो रही है। मिग तो है, लेकिन उसकी पहुंच वहां नहीं है। तो आधी अधूरी तैयारियों के साथ लड़ने को क्यों अभिशप्त है सेना, ये हम अरसे से सुनते रहे हैं। और इसका मामला सिर्फ साधनों से नहीं, इसका मामला शायद हमारी कूटनीतिक संकल्प शक्ति से भी है, जो उस दौर की सरकार ने तमाम अपनी शेख चिल्ली अदाओं के बाद भी कम दिखाया था। ये फिल्म याद दिलाती है, वेब सीरीज याद दिलाती है कि संकट जो है उससे सेना निपटती है, लेकिन संकट नेता कई बार पैदा करते हैं या वो बड़ा कर देते हैं। वो वाजपेयी का काल था। बाद के वर्षों में भी हमने देखा है कि राजनीति की, कूटनीति की विफलताओं की, उनके अधूरे संकल्पों की, उनकी गैर मुनासिब महत्वाकांक्षाओं की कीमत भी सेना चुकाती रही है। तो करगिल का संदेश और गवर्नर का संदेश एक स्तर पे एक है। हालांकि मैं चाहता हूं कि इसको आप राजनीति विरोधी फिल्म या की तरह न देखें। ये एक बस अपनी व्यवस्था के प्रति उसको बचाने में लगे जो लोग अपना श्रम देते हैं, अपने दिन रात देते हैं, अपनी जान देते हैं, उन सबकी कहानी है जो एक बार देखी जा सकती है। शुक्रिया।